concept of power. Power क्या है? What is power? जी Ability to exercise one will ability to exercise what? one's will जो वो चाहे जो वो करना चाहे. अच्छा ठीक है ability to आप थोड़ा सा इसको Sir, if we talk about national power, then it is ability to exercise sovereignty. नहीं पहले सिर्फ हम पावर हम जाएंगे नेशनल पावर की तरफ पहले सिर्फ पावर है रैंडम कॉन्सेप्ट Sir, in context of state to create hegemony. अब स्टेट की तरफ सिंपली पावर इंडिविजुअल की भी हो सकती कंपनी की भी हो सकती ग्रुप की भी हो सकती सोसाइटी की भी हो सकती स्टेट की भी हो सकती strength has something physical Maximize your ability. Power to something. Power is simply the ability to do something. ability to do something Yes, sir. तो वो सिर्फ ability में नहीं आ जाता I don't know that. But in terms of social sciences, your power is your ability to run the system according to your will. And the power is to maximize your abilities. चल मैं आपसे अगर कहूँ कि पावर स्ट्रेंथ और अथॉरिटी में क्या फर्क है बताएं थोड़ा सा यूज करें सर अथॉरिटी किसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर होती है. अथॉरिटी कम्स विद लीगैलिटी क्या आप मेरे बॉस हैं लीगली यू कैन यूज यूर पावर अपॉन मी या ऑन मी स्ट्रेंथ हैज अ टेंजिबल शेप ठीक है Feature बोलते हैं हम. हाँ Feature हाँ फिजिकल ट्रेड्स की बात होती है पावर इज सिंपली एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर simply power means ability to influence others to get the work done that otherwise he or she would not do कि मैं इनसे कोई काम करवा लूं जो ये ना करना चाह रहे लेकिन मैं इन्फ्लुएंस करके करवा लूं दैट इज पावर ठीक है टीचर पावर यूज करता है आपको डेडलाइन मीट करनी पड़ती है वैसे तो हड्डर आमी हमारे हड्डियों में बसी आप रखते जागते हैं पहले सोए रहते हैं बाद में रखते जागते हैं ठीक है आप करना नहीं चाह रहे पावर यूज पेरेंट्स पावर यूज करते हैं उसमें थोड़ी सी अथॉरिटी भी आ जाती है कभी रिलीजन से आ जाती है तो पावर मींस एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर और पावर पे जितना काम इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है प्रोफेटिकली सबसे ज्यादा काम किया है मिस्टर जोसेफ नाइन जोसेफ नाय अमेरिकन स्कॉलर और जोसेफ नाय ही की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं कि एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर अच्छा टू गेट अदर्स टू डू व्हाट दे अदरवाइज वुड नॉट यानी दूसरे की विल के अगेंस्ट यानी उसको इन्फ्लुएंस करना डरा के धमका के अट्रैक्ट करके जिस तरह से ये आगे की पावर की डेफिनेशन जो जनरली ठीक है अब अगर हम देखें पावर की टाइप्स यहां पे तवज्जो रखिएगा पावर की टाइप्स हैं जी सबसे पहले हार्ड पावर जिस तरह से टाइटल हमें बताता है हार्ड पावर मींस वॉर आप वॉर में जाके अगले को इन्फ्लुएंस करते हैं वो जो कुछ करने जा रहा है वॉर में जाए और उसके बाद वो करने के काबिल ही ना इन्फ्लुएंस कर दिया या दूसरे लफ्जों में इसकी थोड़ी सी नाइव किस्म की जो टर्म है वो ये कि थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स लाइक यूएसए डिड vis-a-vis Pakistan in the aftermath of 9/11 whether you are with us or against us we will send you to the stone age we will bomb you to the stone age bomb यानी हार्ड पावर या वॉर की धमकी थी in order to get Pakistan on their side against Taliban क्यों? क्योंकि previously we were supporting Taliban.
अगर हमसे कहा जाता कि क्या करना, हम कहते कि वी वुड लव टू कंटिन्यू आवर पॉलिसी, कि जी हम तालिबान को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा वी विल सेंड यू टू द स्टोन एज, उससे मुराद ये था उनको छोड़ो हमारे साथ आ जाओ, और हम गए फिर उसके। तो यानी यूएसए सक्सेसफुली इन्फ्लुएंस्ड पाकिस्तान, तो फिर यूएसए ने पार यूज की, उसको हम कहेंगे हार्ड पार। क्यों? हमें पता था यूएस के मिलिट्री माइट का, और उस वक्त कॉन्टेक्स्ट ऐसा था कि रोज 8-10 कंट्रीज प्लेज करते थे कि आवर आर्मीज आर एट योर डिस्पोजल मिस्टर यूएसए, यू कैन यूज देम एनीवेयर। क्योंकि उस वक्त यूएसए वाज द ओनली डायरेक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड सुपर पावर, और वो हिट हुआ था, उसकी प्रेस्टीज हिट हुई थी, उसकी इनविंसिबिलिटी हिट हुई थी। जब प्रेस्टीज हिट होती है तो पावर पलट के आती है, और किसी न किसी स्टेट को हॉरिफिक एग्जाम्पल बनाती ताकि कोई और ये जुर्रत ना करे। तो हर स्टेट डरी हुई थी कि इस वॉर हिस्टेरिया में जो यूएसए जा रहा कहीं हम टारगेट ना हो। रोज 8-10 कंट्रीज करते, उस सिचुएशन में पाकिस्तान वाज नो एक्सेप्शन। हमने कहा ठीक है, वी आर विद यू इन वॉर ऑन टेरर, वी आर विद इंटरनेशनल कम्युनिटी, ठीक है, इंटरनेशनल कोalition अगेंस्ट वॉर ऑन टेरर। तो इस तरह से हम भी चले गए। तो ये था हार्ड पार। दूसरी आ जाती सॉफ्ट पार। सॉफ्ट पार इज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट पीपल टू योर साइड, लाइक यूएसए इज द चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसे। और हमने देखा वो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी प्रमोट करता है, और आज दुनिया में 115 से 120 कंट्रीज जो हैं दे आर डेमोक्रेसी। यूएसए अपनी इस वैल्यू यानी डेमोक्रेसी को यूज करता है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट अदर्स, ठीक है। अब बाकी की दुनिया में डेमोक्रेसी हो रही, क्या ये गन पॉइंट पे कहते हैं डेमोक्रेसी हो जाए? ये कहते हैं कि सिंस वी आर डेमोक्रेसी, वी आर एंजॉयिंग द फ्रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी एट होम, वी वांट यू टू बिकम अ डेमोक्रेसी। चलें, ये एग्जांपल भी चलें जितनी बिफिटिंग नहीं। अगर हम कहें कि इंडिया इज यूजिंग हर सॉफ्ट पावर इन अफगानिस्तान, सेंटेंस का यूज भी हो गया, सॉफ्ट पावर भी समझ जी। वो कैसे? इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन अफगानिस्तान, बिल्डिंग रोड्स, डैम्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट। किस लिए? कि दे लव अफगान? नो, दे डू नॉट लव अफगान, but they want to win Afghanistan on their side against Pakistan. तो हम कहेंगे India is using their soft power in Afghanistan against Pakistan. सारा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि जी वो गन पॉइंट पे नहीं कहते अफगानों से हमारे साथ हो जाएंगे। अब जब वो सॉफ्ट पावर यूज करें तो $3 बिलियन वहां पे इन्वेस्ट किया, पाकिस्तान में $1 बिलियन तक पाकिस्तान ने भी वहां पे इन्वेस्ट किया। ज़ाहिर हमारी इकॉनमी जितना हमें अलाउ करती है, उनकी इकॉनमी जितना उनको अलाउ। अब उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में क्या है कि एक सेंस या एक सेंटिमेंट जा रहा है कि वी आर बिल्डर, पाकिस्तान इज स्पॉइलर, कि जी लोग वी आर बिल्डर। अच्छा, उसमें क्या कुछ है कि सिर्फ यही नहीं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। वहां पे दर्री में जो एक पर्शियन डायलेक्ट है या फारसी कह लें, फारसी जुबान में इंडिया के ड्रामे वगैरह वो ट्रांसलेट होते हैं, डब होते हैं, फॉरेन जो ड्रामे चल रहे हैं। और पॉपुलर सिनेमा है जी वहां पे, इंडियन मूवीज, बॉलीवुड, स्टारडम सारा। काबुल में ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे या कतरीना कैफ या शाहरुख की तस्वीर ना, जवानों के बेडरूम, ठीक है जी। दिस इज सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर की कोई और एग्जांपल भी है, इश्क ममनू, अट्रैक्टिंग पीपल। इश्क ममनू हमने देखा, एंड नाउ टर्की इज द लार्जेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर पाकिस्तान, आपको ठीक है। आप कल्चरली दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो आपके साथ, जैसे वेस्ट कल्चरली अपनी सॉफ्ट पावर यूज कर रहा, हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश खाने, इंग्लिश कुजीन, अमेरिकन किचन एक्सेट्रा, ठीक। आइडियोलॉजिकली वो कहते हैं जी वेस्ट इज डेमोक्रेटिक, हम भी डेमोक्रेसी की तरफ जाएंगे, उनकी वैल्यू हम यहाँ पे उस तरह से, यानी विनिंग अदर्स विदाउट कोर्जन, अट्रैक्टिंग अदर्स। अच्छा, इसमें सैंक्शंस भी आती हैं,
यूएसए ने ईरान पे सैंक्शन लगाई और ईरान को न्यूक्लियर डील करना पड़ी। यूएसए ने हार्ड पावर यूज की 10 साल 2002-3 से लेकर 2012-13 तक, बट दे कुड नॉट टेम ईरान। हार्ड पावर ने काम नहीं किया, उन्होंने कहा चलो दूसरा यूज करते सॉफ्ट पावर। उन्होंने क्रिपलिंग किस्म की सैंक्शन लगाई एंड ब्रॉट ईरान टू देयर नीज। और ईरान फाइनली साइन अ JCPOA एग्रीमेंट विद अमेरिका एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो यानी पावर का मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस अदर। हार्ड पावर से कर ले, सॉफ्ट से कर ले, जिस तरह से भी कर ले। तो इन्होंने सॉफ्ट पावर यूज की। सॉफ्ट पावर आइडियोलॉजिकली, इंस्टीट्यूशनली, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने ईरान के साथ कारोबार बंद कर दिए। इंस्टीट्यूशनली आप देख सकते हैं यूएसए ने अपनी सॉफ्ट पावर यूज की, यानी अपना इन्फ्लुएंस ओवर IMF यूज किया एंड ब्रॉट पाकिस्तान टू नीज। चाहे अफगानिस्तान के केस में हो या यूएसए ने कहा था ना IMF से कि पैसे मत देना पाकिस्तान। FATF वीटो, हम कैसे इधर उधर जाके मिन्नत समाजत कर रहे हैं, वीटो हमारी फेवर में करते हैं। क्यों? हमें पता है उन कंट्रीज की पावर ओवर इंस्टीट्यूशन, सलामती काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल। Sir, the Twitter account bans. Twitter account? Would that be considered soft power? हाँ, of course. इंडिया की सॉफ्ट पावर इतनी ज्यादा है क्योंकि इकोनॉमिक पोटेंशियल पे ट्विटर को बैन करना पड़ता है। ट्विटर ये जो अकाउंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि दे डू नॉट वांट टू लूज इंडियन मार्केट। ठीक है, ये TCM एक वो मीडिया है। TCM ने पिछले दिनों एक दो वीडियो टू अपीज इंडियंस क्योंकि दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर बिजनेस इन इंडिया। दिस इज हाउ सॉफ्ट पावर वर्क्स। आपका इमेज, आपकी मार्केट, इस सारा कुछ सॉफ्ट पावर में है। यानी माइनस हार्ड पावर एवरीथिंग इज सॉफ्ट पावर। सादा लफ्ज माइनस हार्ड पावर एवरीथिंग इज सॉफ्ट पावर। अच्छा, तीसरी चीज आ जाती है स्मार्ट पावर। स्मार्ट पावर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि जहां इसकी जरूरत हो वो, जहां इसकी जरूरत हो वो, प्रोपोर्शनल। इसकी बेस्ट एग्जांपल पाक यूएस रिलेशन। 9/11 के बाद उन्होंने कहा जी सुधर जाओ, अदरवाइज यू आर गोइंग टू फेस बिग लैश। ठीक है, कभी हार्ड पावर और कभी हमें कैरी लूगर दे दिया। दिस इज कैरी लूगर, यानी इकोनॉमिक इंसेंटिव, इकोनॉमिक एड कि ये काम करें, हमने कर दी। यानी कैरेट एंड स्टिक डिप्लोमेसी। कैरेट मींस हार्ड पावर, स्टिक मींस हार्ड पावर, कैरेट मींस आपको सॉफ्ट पावर, पैसे दे, इकोनॉमिक इंसेंटिव। यूएसए पूरी दुनिया को ये एड शेड क्यों देता है? यूएसए AID काम क्यों करता है? सॉफ्ट पावर के लिए। और स्पेशली पिछले 5-4 सालों में जब अमेरिकन ने देखा कि सिंस वी आर पेइंग बाउंटीज टू पाकिस्तान एंड स्टिल वी हैव 86% एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट इन पाकिस्तान, फिर उन्होंने क्या किया, यूएसए AID को थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए कहा। एनर्जी क्राइसिस ने कहा इनको जी, लोगों को जी सॉफ्ट लोन दें, बल्ब दें, तो बैटरियां दें, तो ये दें, सोलर दें, ठीक, इसलिए ताकि लोगों में प्रो अमेरिकन सेंटिमेंट है। हमें वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप क्यों देते हैं? सॉफ्ट पावर। चाइना ये जो CSC स्कॉलरशिप, CSC वो स्कॉलरशिप दे रहा है, सॉफ्ट पावर। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को स्कॉलरशिप अभी 3,000 पहले दी थी, 3,000 अभी दी, सॉफ्ट पावर। इंडिया इन्वेस्टमेंट सॉफ्ट पावर। किस लिए? इन ऑर्डर टू हैव योर इन्फ्लुएंस, हैव योर से इन दैट कंट्री। ठीक है, टू क्रिएट अ गुडविल। अच्छा, एक और चीज आई पिछले साल या 1.5 साल पहले, दैट इज कॉल्ड शार्प पावर। ये आपके CSS के सिलेबस में नहीं, लेकिन सिर्फ मैं आपको पढ़ा इसलिए रहा हूँ, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पता। शार्प पावर का कॉन्सेप्ट आया, दिया किसने? जोसेफ नायर। जोसेफ नायर अमेरिकन स्कॉलर। अब शार्प पावर की डेफिनेशन क्या है? अब ये देखें, शार्प पावर के बारे में वो लिखते हैं कि चाइना इज corrupting international authors and scholars with the use of Chinese money. With the use of Chinese money, so they can write for China to do Chinese bid. So lobbying in a sense. ठीक है? अच्छा, अब ये देखिए को डिफाइन कैसे कर रहे हैं? China is corrupting. अब देखिए ये करप्टिंग का वर्ड जो है, ये करप्शन का वर्ड पॉजिटिव है नेगेटिव?
यानी उन्होंने शार्प पावर का कॉन्सेप्ट डायरेक्टली अटैच कर दिया, जैसे टेररिज्म का वर्ड अटैच कर दिया मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, करप्टिंग का वर्ड अटैच कर दिया चाइना के साथ। तो जी चाइना इज यूजिंग देयर इकोनॉमिक पावर, कि वो दुनिया में लोगों को पैसे देते हैं कि हमारे लिए लिखें। हुजूर पिछले 60 साल से आप यही कर रहे हैं। तो आप कहते थे यूएसए इज एक्सरसाइजिंग हर सॉफ्ट पावर वैल्यूज एंड डॉलर्स, ठीक। अब आपके पास पैसे नहीं है, पैसे हैं अब चाइना के पास, अब वही चीज चाइना कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं दिस इज शार्प पावर, खुद करें तो पॉजिटिवली सॉफ्ट पावर, चाइना करे तो नेगेटिवली चाइना इज करप्टिंग। हालांकि आप इक्वली कर रहे हैं, आप भी पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेजेस खरीद रहे हैं इन ऑर्डर टू डिमोनाइज बीआरआई सीपैक, तो कहेंगे ये डेट ट्रैप है, कहेंगे ये है, तो कहेंगे ये है, कर आप भी वही कुछ रहे हैं। लेकिन नेगेटिविटी चाइना के साथ क्यों, टेररिज्म मुसलमानों के साथ क्यों, हालांकि किलिंग आप ज्यादा कर रहे हैं। B-52 बॉम्बर्स कार्पेट बॉम्बिंग करते हैं, अफगानिस्तान इराक बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन स्टिल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। दिस इज हाउ दे प्ले विद वर्ड्स, दिस इज हाउ दे प्ले विद वर्ड्स। तो ये है जी शार्प पावर का कॉन्सेप्ट, ये भी मार्केट में है भाई, और ये जो सुनाया ने दिया, ठीक है। जब आप डायरेक्शनल डेफिनेशन देते हैं, मतलब पावर से जो हम लोगों ने की है इंटरनेशनली आपने की है पावर की और मार्केट, तो शार्प पावर में फिर चाइना से नहीं बोल रहे, मतलब उन्होंने फिर चाइना को ही क्यों उसमें डाला, तो इससे हमें उनके मैलिशियस डिजाइन का पता चलता है, ठीक है। कि अगर आप कहते हैं टेररिस्ट, तो व्हाई देयर आर ओनली मुस्लिम्स टेररिस्ट, व्हाई डोंट यू कॉल अदर्स टेररिस्ट, क्रिश्चियन टेररिज्म, हिंदू सैफ्रॉन टेररिज्म नहीं कहते। एक नेगेटिव फिनोमिना को एक के साथ अटैच करके डिमिनाइज करो, देन पनिश करो, ठीक। अच्छा अब हम चलते हैं, पावर को हमने डिफाइन किया, अब हम चलते हैं नेशनल पावर की तरफ। जी मैम आप कुछ कह रहे हैं नेशनल पावर, अच्छा यही कह रहे हैं, मैं आपका नाम लिखती हूँ। अच्छा नेशनल पावर हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम पहले पावर को मेजर कर ले, फिर हम आएंगे नेशनल पावर। पावर को हमने देखा कि पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, ठीक है। फिर हमने कहा कि इसकी हार्ड पावर है, सॉफ्ट पावर है, स्मार्ट पावर है, शार्प पावर है, टाइप्स आ गई। नेशनल पावर क्या होती है, यानी किसी भी स्टेट की टोटल पावर। तो टोटल पावर की बजाय पहले हम देखेंगे पावर को मेजर कैसे किया जाता है। पावर को दो तरह जनरल मेजर किया जाता है, इन टेंजिबल वेज एंड नॉन टेंजिबल। टेंजिबल वेज में वो चीजें जो फिजिकली नजर आती हैं, विजिबिलिटी, लाइक मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑफ एनी कंट्री आप जज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है किसी के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जेट्स कितने हैं, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, वॉकिस रडार सिस्टम्स हैं, या और भी, और इवन उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर हमें बता देता है सारा कुछ, ठीक है। ये पता चलता है मिलिट्री कैपेबिलिटी, किसकी कैपेबिलिटी क्या है, वो उसको पावरफुल या नॉट पावरफुल बनाता है। इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, किसी कंट्री की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी अगर अच्छी हो तो वो एलिमेंट ऑफ पावर हो, ठीक है। इकोनॉमी को भी आप मेजर कर सकते हैं, जीडीपी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेड बैलेंस, इन्फ्लेशन, पर कैपिटा इनकम, और भी बहुत सारे मेजर्स हैं जिनके थ्रू आप उनको मेजर कर सकते हैं। देन ज्योग्राफी, यहाँ पे मैं आपकी हेल्प चाहूंगा। ज्योग्राफी कैसे एलिमेंट ऑफ पावर होती है किसी भी स्टेट की, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, लैंड ऑफ होती है, सबसे पहले शब्द स्ट्रेटेजिक लोकेशन कुछ कम अच्छा ज्योग्राफी में लोकेशन, हाँ आप लोकेशन की बात करें, और उसमें सी आ जाता है, सी रूट, जैसे हमारी जो गवादर जो है वो पता नहीं कौन से स्ट्रेट के करीब है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शायद जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब है, तो उससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है, जैसे ग्वादर का इन्होंने जिक्र किया, ग्वादर सिट्स ऑन द माउथ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कह लें, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज जस्ट अ कैनन शॉट अवे, आप वहां से इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड को मॉनिटर कर सकते हैं, ये आपका लेवरेज है,
ठीक है, एक इंटरनेशनल रूट पे आप बैठे हुए हैं एक तरह से। चलें जी, लोकेशन। लोकेशन कई और तरह से भी होती है, कोई और बताना चाहेगा? हाउ लोकेशन हैपेंस टू बी एन एलिमेंट ऑफ पावर फॉर एनी कंट्री। पाकिस्तान ही नहीं, कोई और कंट्री की एग्जांपल दे दी, शाबाश। सर यूएसए जैसे वो वेरी गुड। इन्वायरमेंटली वो सर ऐसे रीजन में आता है कि जहाँ पर उसकी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा, मतलब सॉरी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है अच्छे तरीके से। तो इन्वायरमेंट जो है, और यूएसए जो है वो लीस्ट कंट्रीज में आता है जो कि इन्वायरमेंट से अफेक्ट होंगी, लीस्ट अफेक्टेड कंट्रीज में आ जाता है। लोकेशन कैसे उसको कैपेबल बनाती है? सर जैसे कुछ कंट्रीज ऐसी अगर होती आप हैं ये जहाँ कह पर- दें जी तो उसके दो तरफ सीज हैं, ओशियंस हैं, अटलांटिक एंड पैसिफिक, और दो तरफ वीक नेबर्स। तो क्या वीक नेबर्स का होना और दो तरफ से थ्रेट फ्री होना आपके लिए एलिमेंट ऑफ पावर नहीं? क्योंकि आपको किसी चैलेंज का सामना नहीं, यू आर एट होम, कि आप एट ईज हैं एट होम, ठीक है जी। तो यूएसए की लोकेशन जो है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है, इस परफेक्ट एग्जांपल कि जी किस तरह से वो एलिमेंट ऑफ पावर है। पाकिस्तान के केस में क्या पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन एलिमेंट ऑफ पावर है या लायबिलिटी? और ही पैसिमिस्टिक हैं आप, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है स्कॉलर नहीं हो आप जी, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ चीज ना। सर हम कैसे सर, उसे एक- यूटिलाइज कर सकते चलिए हैं? बस करिए। सर। एक तरफ इंडिया है, रेड है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, वो भी है। और तो partially- इसको ये एलिमेंट है लायबिलिटी? सर ये लाइबिलिटी है। Liability। और जो एलिमेंट है वो ये है कि चाइना को आप इंडियन ओशन में एक्सेस दे सकते हैं, या मिडिल ईस्ट की तरफ चाइना को एक्सेस दे सकते हैं। इसका एंटीथीसिस इन साहिब के जो आर्गुमेंट का एंटीथीसिस कोई लाए इधर? सर जी पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली तो बहुत बेहतरीन लोकेशन पे, आपके पास सी की अवेलेबिलिटी भी है, आपके पास जो एयर रूट है वो इस तरह का है कि आपको बहुत से ममालिक की जो फ्लाइट्स मिल सकती है। उसके अलावा आपकी जो लैंड है, लैंड से आप इस तरह के ममालिक से कनेक्टेड हैं कि आप जो है ना ट्रेड के लिए और किसी भी तरीके से जो है ना आप आसानी से रीच कर सकते हैं बहुत से रीजन ऑफ द वर्ल्ड, इवन कि यूरोप इजीली पहुंच सकते हैं, आप चाइना जा सकते हैं, आप इंडिया और जो है ना बाकी ईस्ट एशिया भी आसानी से जा सकते हैं। अब लायबिलिटी कैसे? लाइब्रेरी हमने खुद बनाया हुआ सर है। लाइब्रेरी अच्छा, हमारी चलें, फंड पॉलिसी जी, की मैम। हमारी फंड पॉलिसी की थ्रू हमारे पे लाइब्रेरी है कि हम अपनी ज्योग्राफी को यूज नहीं कर सकते। हम लोग अपनी आप कह रही हैं कि हमने यूज नहीं किया है एलिमेंट ऑफ पावर, लेकिन हमने हम benefit- फंड पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो हम लोग डिपेंड करते हैं यूएस के ऊपर। हम लोग अपने अंदर काफी चीजें जो लैक कर रहे हैं वो फंड पॉलिसी हमारी ठीक ठीक जी। सर अगर सिर्फ लोकेशन ही ऐसी हो और बाकी पावर्स की जो मैयर्स हैं वो आपके पास ना हो तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है। तो सिर्फ इस केस में आप हमें गाइड हाँ, करें। अगर सिर्फ लोकेशन आपकी ऐसी हो कि वो पावरफुल हो और बाकी जो चीजें हैं उन चीजों में आप कमजोर हो तो आपकी वो लोकेशन आपकी चलो, power एक नहीं मिनट बनेगी। एक मिनट। सर अब इंडिया अगर इनके आर्गुमेंट को हम अदरवाइज इंटरप्रेट करें, यहाँ से बोलो एक मिनट, अगर इनके आर्गुमेंट को हम अदरवाइज करें कि इन्होंने कहा कि क्या कहा था सॉरी इन्होंने कहा एक तरफ अग्रेसिव लार्जर इंडिया है और दूसरी तरफ वोलेटाइल अफगानिस्तान। ये लेकिन ये भी तो देखें कि अफगानिस्तान में जिस सुपर पावर ने भी आना होता जरूरत हमारी पड़ती, ये भी तो एलिमेंट ऑफ पावर हो गया कि आप सुपर पावर्स की जरूरत है। फिर अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, आप ट्रांजिट रूट भी उधर देते हैं और ट्रांजिट रूट होने की वजह से आप कभी कभार उनको प्रेस भी कर सकते हैं, आम ट्विस्टिंग करते हैं ना। अच्छा, एक तरफ इंडिया के केस में आप यस ऑफ कोर्स कह सकते हैं लायबिलिटी है कि वो एक लार्जर अग्रेसर एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन वाला कंट्री है, लेकिन फिर हम आ जाते हैं चाइना को, जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम एक्सेस दे रहे हैं टू इंडियन ओशियन, ऑफ कोर्स ये फिर हमें एक राइजिंग सुपर पावर की जरूरत है। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान, जैसे इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो एलिमेंट ऑफ पावर है, लेकिन हमने उसको सही से यूटिलाइज नहीं किया। जैसे एक स्कॉलर है टीवी पॉल ने एक बुक लिखी जिसका नाम है पाकिस्तान द गैरिसन स्टेट। हाँ शायद ये पेज 5 वो लिखते हैं कि जी पाकिस्तान, ये लिखते हैं आप लोग, वो लिखते हैं टीवी पॉल पाकिस्तान वॉरियर स्टेट, शायद टीवी पॉल की बुक है पाकिस्तान वॉरियर स्टेट।
check. अच्छा पेज 5 लिखते हैं वो पाकिस्तान has been suffering from geostrategic curse very much the way Middle East is suffering from resource curse. Middle East is suffering from the resource curse. यानी मिडिल ईस्ट के बाद रिसोर्सेज हैं लेकिन बेस्ट यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, बाकी की दुनिया आती है एक्सट्रैक्शन करती है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन अच्छी है लेकिन पाकिस्तान हैज फेल्ड टू अचीव द ऑप्टिमम पॉसिबल रिजल्ट्स फ्रॉम इट्स लोकेशन। देख लिया सबने? Yes, sir. अच्छा, ये तो आ गया ज्योग्राफिक की सिर्फ लोकेशन वाली साइड। अब टोपोग्राफी की तरफ चलते हैं। टोपोग्राफी मींस कि टेरेन कैसी है, मौसम कैसे हैं, प्लेन्स हैं, माउंटेनियस है, ठीक। तो यहाँ पे भी वी हैव बीन एंडाउड विद अ वेरी गुड टेरेन एंड टोपोग्राफी। मौसम है हमारे पास, प्लेन्स भी हैं, इक्वली माउंटेनियस रीजन्स भी हैं, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है। लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जो सिर्फ माउंटेनियस हैं लेकिन उन माउंटेन्स के नीचे रेयर अर्थ्स हैं। रेयर अर्थ मींस मिनरल्स, प्रेशियस मिनरल्स, तो उनके लिए भी वो एलिमेंट ऑफ आर्थ। तो हमारे पास एक मिक्सचर है टोपोग्राफी का जी, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ज्योग्राफी में अगर किसी कंट्री को इर्द गिर्द चैलेंजेस का सामना नहीं, अगर फर्ज करें यूएसए पाकिस्तान की जगह पे होता तो ये एलिमेंट ऑफ पावर ना होता, क्योंकि एक तरफ रशिया, एक तरफ चाइना, एक तरफ इंडिया, क्योंकि आपको बहुत आइसोलेशन में इर्द गिर्द का दुश्मन नहीं, तो इसलिए एलिमेंट ऑफ पावर। पॉपुलेशन एंड मैन पावर, अगर आपकी पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल हो, जितने रिसोर्सेज हैं उतने कंज्यूमर हैं, वेरी गुड, और प्लस मैन पावर आपकी वो स्किल्ड मैन पावर हो, सिंपली आपके पास वो लेबरर्स ना हो, तो फिर हम कहेंगे कि यस एलिमेंट ऑफ पावर। या पॉपुलेशन कम हो अगर रिसोर्सेज कम हो, अगर रिसोर्सेज ज्यादा हैं तो अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन हो, और स्किल्ड मैन पावर हो, लाइक यूएस। हमारे लिए 22 करोड़ की पॉपुलेशन लायबिलिटी है, लेकिन यूएस के लिए 33 करोड़ की पॉपुलेशन की लायबिलिटी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल्ड लेबर है, रिसोर्सेज हैं, कंपैटिबल दोनों एक दूसरे के। देन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल आउटपुट, अगर आपके पास इंडस्ट्री है बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल बेस है, मींस एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, और अगर एग्रारियन आपके पास इंडस्ट्री है, तो एग्रीकल्चर आपका कैसे है, पर एकड़ यील्ड कैसी, ऐसा ना आप अभी बैलों से हल चला रहे हैं, बैलों से कुएं से पानी निकाल रहे हैं, टेक्नोलॉजी आप यूज ना कर रहे हैं, हाइब्रिड सीड्स वगैरह पर एकड़ यील्ड बढ़ाने के लिए। तो अगर आपके पास एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, यू नीड टू enhance the potentials of that economy. पानी बचाएं, वो फसलें यूज करें जो मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको दे सके, ज्यादा अर्निंग हो सके, ठीक है। फिर रिसोर्सेज की तरफ चलते हैं। रिसोर्सेज में आ गए कुछ नेचुरल में कोल एंड आयरन, आज से 100 साल पहले तक, 80 साल पहले तक कोल एंड आयरन considered to be the utmost prized resources for any nation. क्यों? क्योंकि coal was used to run your industry, boilers, steam boilers, आपको पता होगा। Then iron was used to run your military machine, cannons, tanks, even your industry. ठीक है। फिर क्या हुआ with the discovery of oil and gas, आपने इंडस्ट्री सारी शिफ्ट कर दी इस पे। फिर ऑयल एंड गैस के बाद जो कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है आपके सामने, क्योंकि लड़ाइयाँ रिसोर्सेज पे होती है, अगली लड़ाइयाँ इस पे होंगी, इसके बाद वाटर। इन्होंने सही कहा कि यूएसए इज लीस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय क्लाइमेट चेंज, क्योंकि दोनों तरफ बहुत बड़े ओशियंस हैं और जियोग्राफिक स्प्रेड भी उसका बहुत बड़ा है। वहाँ पे वाटर स्ट्रीम्स हैं, लेक्स हैं, फिर हाईली फॉरेस्ट्स हैं। हालांकि 33 करोड़ जो पॉपुलेशन ठीक ठाक बड़ी, लेकिन स्टिल उनके पास वाटर भी है, कार्बन एमिशन भी नहीं है, पॉपुलेशन हेल्दी है हर तरह से। तो फ्यूचर में वॉर्स होगी वाटर पे, इंडिया पाकिस्तान इज बेस्ट एग्जांपल, हाइड्रो पॉलिटिक्स इज ऑन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।
तो ये नेचुरल सोर्स है, आपके पास कितने ज्यादा है आप उतने पावरफुल हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, आपके पास कितने डॉक्टर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, फिर स्कॉलर्स हैं, या जो भी आप इंजीनियर्स हैं। हमने देखा कि बहुत सारे नेशन हैं जिनके पास और कोई रिसोर्सेज नहीं थे, उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे काम किया एंड दे सेड टू बी द nations of engineers, like China, like Malaysia, like South Korea, like Japan. उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे काम किया एंड इन रिटर्न दोज ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन एलिमेंट जो है दे केप्ट ऑन बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, प्रोडक्ट्स, और उन प्रोडक्ट्स को उन्होंने एक्सपोर्ट किया। और आज देख लें जापान, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने दे टेस्टेड फर्स्ट न्यूक्लियर एंड सेकंड न्यूक्लियर बॉम्ब and again they rebuilt themselves and became the second largest economy till 2010। 10 में जाके चाइना ने सरपास किया। छोटा सा कंट्री, शायद मैप पे जाके आपको एक लाइन सी नजर आ सकती है, लेकिन उसका इंडस्ट्रियल आउटपुट देख सकते हैं कितना ज्यादा, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप भी अपनी ह्यूमन फैक्टर पे काम करें ताकि ये ह्यूमन फैक्टर आपके लिए ज्यादा अर्निंग कर सके। अच्छा, इंटेंजिबल की तरफ चलते हैं। इंटेंजिबल ये वो एलिमेंट्स ऑफ पावर है जो नजर नहीं आते, लाइक स्टेबल क्रिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम। आज की दुनिया में कौन सा सिस्टम स्टेबल है इकोनॉमिक एंड क्रिटिकल? कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। आज अगर किसी दुनिया में किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है एलिमेंट ऑफ पावर, और अच्छी इकोनॉमी है एलिमेंट ऑफ पावर, वो वेल इंटीग्रेटेड है इन इंटरनेशनल इकोनॉमी एलिमेंट ऑफ पावर। ठीक है, अगर आप इंटीग्रेटेड नहीं है इनटू द सिस्टम, आप G7 में नहीं है, G20, G77 में नहीं, इट मींस यू आर नो मोर पार्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक सिस्टम, तो आप वीक होंगे। तो कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम होना जरूरी है एलिमेंट ऑफ पावर के बाद। फिर हम देखते हैं साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल बेस ऑफ एजुकेशन। व्हाई एजुकेशन, व्हाई एजुकेशन पता है शाबाश। स्किल्ड पॉपुलेशन वहां से आएगी तो वो फिर कैसे नेशन की पावर में ऐड करेगी? एजुकेशन आपकी बेसिस होती है, एवरीथिंग जितना हमने अभी तक पढ़ा है, चाहे इकोनॉमिक सिस्टम है, चाहे आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे आपकी पावर है, सबकी बेसिस यही से होती है। जब आपकी एजुकेशन है उसकी प्रॉपर होगी, इस चीज के बारे में एग्जांपल फॉर एग्जांपल जर्मनी को देख लें सर, जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग है, उन पे कितने सैंक्शन लगे वर्ल्ड वॉर के बाद लेकिन स्टिल वो जो है ना इतना प्रोग्रेस कर गया। जापान इज अगेन एन एग्जांपल, ठीक है सर। तो चाइना को साथ देख ले सर, उनका एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग हुआ। आज ही मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था चाइना। एजुकेशन गिव्स वे टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडस्ट्रियलाइजेशन गिव्स यू टेक्नोलॉजिकल एज इन मिलिट्री एंड इनोवेशन। और जब आप इनोवेशन की तरफ जाते हैं, आप पैसा कमाते हैं, बाकी की दुनिया सिंपली इमिटेट कर रही होती, कॉपी कर रही होती। तो जैसी एजुकेशन, अगर आपको नॉर्मल किस्म के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं, कमिंग साइंसेस आपको पढ़ाई जाएं, आपको रोबोटिक्स और इसी तरह से न्यूक्लियर और इसी तरह स्ट्रक्चर्स, कंट्रोल एंड एटसेट्रा, नैनो टेक्नोलॉजी एंड ब्ला ब्ला, वो पढ़ाया जाए। मुझे नहीं पता आगे क्या कुछ है, हमें तो यही कुछ पता है। ये पढ़ाया जाए तो फिर वेरी गुड। अगर आपको इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डीसी एसी करंट वाली पढ़ाई जा रही हो, जो 52 मॉडल आउटडेटेड किस्म की, सॉरी नेशंस कहीं नहीं जाएगी। और यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक, यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान लैग्स 50 years behind than the countries of her own age। हम यूएसए से 50 साल पीछे नहीं हैं, हम उन कंट्री से 50 साल पीछे जिनकी उम्र हमारे जितनी। चाइना भी नहीं, और ठीक है। 2017 की रिपोर्ट है ये, 50 साल हमारा एजुकेशन सिस्टम पीछे।
उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स उन्होंने यूज किए, टीचिंग मेथड से लेके, टीचर की क्वालिफिकेशन से लेके, क्लास की स्ट्रेंथ से लेके, एंड मैनी थिंग। पता चला कि जी पाकिस्तान लैग 50 years behind। फिर नेशनल मोरल एंड नेशनल कैरेक्टर। नेशनल कैरेक्टर किसी कौम का बनता है मोरल से, कि कौम हार्ड वर्कर है, रेजिलिएंट है, लाइक जापान हैज शोन अ ग्रेट रेजिलियंस, कि 2 एटम बम भी सहे अपने पे, लेकिन अगेन दे रीबिल्ड देमसेल्फ और बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री। रेजिलिएंट है, हार्ड वर्कर है, या ऑर्डर ऑन, ठीक, चोर है, शॉर्टकटिए जुगाड़िए या एसओपीज यूज करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है जी, पेशेंट किस्म के हैं, या किस टाइप की नेशन, ठीक। ये नेशनल मोरल्स होते हैं जो आपके नेशनल कंडक्ट या करैक्टर को शो करते हैं। क्योंकि हमारे नेशनल मोरल्स ऐसे ही चोरों वाले हैं, वो आपके स्पोर्ट्स में भी रिफ्लेक्ट होते हैं, स्पॉट फिक्सिंग से लेकर वो आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी रिफ्लेक्ट होते हैं जब आप बाहर की दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इवन नेशनल पॉलिटिक्स में उसी तरह से रिफ्लेक्ट होते हैं। तो जितने स्ट्रॉन्ग मोरल होंगे नेशन का कंडक्ट उतना ही होगा। मोरल अच्छे होंगे तो कोई 10% नहीं होगा, मोरल अच्छे होंगे तो कोई ऑफशोर नहीं होगा, ठीक। ये मैटर करती हैं चीजें इंटरनेशनली, क्योंकि लीडर्स हैपन टू द फेस ऑफ द नेशन, दे रिफ्लेक्ट नेशन। अगर आप किसी जगह पे ग्रीन पासपोर्ट होल्डर हैं तो एक्ट रिस्पॉन्सिबल, यू आर द फेस ऑफ द होल पाकिस्तान अब्रॉड। आप थोड़ी देर अपनी ईवल इंस्टिंक्ट्स को उधर काबू पा लें, बाद में आगे जो मर्जी, ठीक है, उधर बैड नहीं मरना कि जैसे पिछले दिन इंडियंस ने वो स्पून और वो क्या कुछ चोरी किया था होटल से, ठीक। अच्छा जी, फिर लीडरशिप बहुत बड़ा वेरिएबल है, बहुत बड़ा एलिमेंट ऑफ पावर। आई बिलीव अगर बहुत सारी बाकी चीजें ना भी हो, सिर्फ लीडरशिप आपकी अच्छी हो, दिस सिंगल एलिमेंट कैन ड्राइव यू आउट ऑफ ऑल क्राइसिस। महातिर मोहम्मद, इवन एर्दोगान, कास्ट्रो, नहीं कास्ट्रो, so Cuba had nothing. Yeah. The guy's charisma. चल ठीक है, ठीक है। कास्ट्रो ज़ाहिर वो कम्युनिस्ट टेंडेंसी की वजह से वहाँ पे जो कुछ हुआ। चले, एर्दोगान सिंगापुर के वो जो लीडर थे, ली क्वेन, हाँ, देन मिस्टर एर्दोगान, बात No, Ho Chi Minh. अब्राहम लिंकन एटसेट्रा। कैसे प्रेसिडेंटशिप, वेरी गुड, प्रेसिडेंटशिप में No, Ho Chi Minh. ये शहर का नाम नहीं, सैगन का वियतनाम, So the leader. लीडर की बात, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट एफडीआर फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट को जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन के उस कैडर में आप पाएंगे इन 3 लोगों को। 33 में हुआ है, 44-45 तक 3-4 टर्म प्रेसिडेंट रहे। तो लीडरशिप जो है, और एफडीआर ने ये सोशल सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जो अभी तक अमेरिका को जिंदा रखा है। आगे देन इंटरनेशनल स्टैंडिंग, क्या आपकी स्टेट की इंटरनेशनल स्टैंडिंग क्या है, समझ नहीं आई, ये आप बताएंगे। इंटरनेशनल स्टैंडिंग, हाँ शाबाश, बताएं इंटरनेशनल स्टैंडिंग से क्या होगा, कोई और बता दे जी। आप कितना इंटरनेशनली कंट्रीब्यूट करते हैं इंटरनेशनल, एग्जांपल मतलब अगर कोई भी यूएस के जो मिशन वगैरह होते हैं, यूएस उसमें इफेक्टिवली फाइनेंस भी कर रहा होता है, उसमें अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करता है, तो वो इंटरनेशनली एक स्ट्रॉन्ग स्टेटस को यूज कर लेता है, एक गुडविल वो क्रिएट करती है,
और जैसे इसराइल है, ग्लोबल जो पॉलिटिक्स को internationally कितना नाम है। इन्फ्लुएंस करते हैं आप? यानी आपकी कैसी पोजीशन है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स को क्लाउड कितना है? क्लाउड कितना, अगर मैं आप सबकी बात को थोड़ा इजी कर दूं कि अगर आप वीटो होल्डर हैं, वीटो पावर होल्डर, तो दुनिया में कितने कंट्रीज के पास वीटो पावर? 5। तो जिनके पास ये होगी तो वो हायर उनकी स्टैंडिंग होगी। तो अगर हायर स्टैंडिंग होगी, यू विल बी एबल टू एक्सरसाइज दैट पोजीशन और इन्फ्लुएंस और क्लाउड और गुडविल। और अगर आप हैं नेटो कंट्री, नेटो मेंबर कंट्री, नेटो में कितने मेंबर? नहीं, ये 30 प्लस है ये। 44 और 45 वैसे एमसीक्यूज में ऐसी बातें आती हैं, पढ़ लीजिएगा। अगर आप नेटो कंट्री हैं तो क्या इससे आपकी स्टैंडिंग अच्छी होती है या नहीं? ऑफ कोर्स, क्योंकि नेटो का आर्टिकल 5 जो है वो कहता है कि अटैक ऑन वन विल बी कंसीडर्ड अटैक ऑन ऑल। और नेटो का लीडर कौन है? यूएसए। जब आप यूएसए के साथ हूं तो आपकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग। एंड इफ यू आर मेंबर ऑफ G7 इकोनॉमिक क्लब, लीडेस्ट क्लब, तो फिर भी आपकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग हायर है। ठीक है, G7 ये एलीट ग्रुप है ऑफ टॉप 7 और 8, G8 का G7 8 इकोनॉमीज। वैसे तो सर आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो भी आपकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग कैसे? स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो भी आपकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग है। एक देखिए इकोनॉमी एक हद तक करती है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉलिटिकली आप कितना इन्फ्लुएंस, नेटो, वीटो, अगर आप G7 में तो आप देखेंगे कि उन 7 कंट्रीज की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी वो बहुत ज्यादा है। स्मार्ट सिटी में अब फर्ज करें, हम कहते हैं कि इंडिया बहुत बड़ी लिक्विडेटिव मार्केट, पूरी दुनिया इन मेन इंटरेस्टेड है, लेकिन स्टिल हम इंडिया को ग्रेट पावर के तौर पे डील नहीं करते, उसको मेजर पावर के तौर पे डील इंडिया रीजनल पावर रीजनल पावर के तौर पे, जिसके इन्फ्लुएंस को पाकिस्तान जैसा छोटा कंट्री भी रेजिस्ट करता है। खैर, इंटरनल कोहेजन, एलिमेंट ऑफ पावर कैसे हमने पढ़ा? सोसाइटल सिक्योरिटी कि अगर इंटरनल कोहेजन है, यू एक्ट एज वन यूनिट, वन नेशन, ऑफ कोर्स। ब्यूरोक्रेटिक एंड डिप्लोमेटिक एफिशिएंसी, So system of governance basically, how efficient it is. So Canada was, कैसे ब्यूरोक्रेटिक कैसे आएगा? मैंने ब्यूरोक्रेसी की बात की समझाएं, समझ नहीं आई। sir, Canada was recently awarded the best bureaucracy in the world according to their system of bureaucracy. So basically it increases उनकी efficiency. गवर्नेबिलिटी की वजह से उन्होंने So it increases efficiency के वो redundancies उन्होंने कम की हुई। और याद रखें कि ब्यूरोक्रेसी हैपेंस टू बी द परमानेंट स्टेट। गवर्नमेंट्स कम एंड गो, इट इज you are going to become the bureaucrats, you are the permanent state, you will be loyal to the state and state will exercise her sovereignty through you। आप एसपी होंगे, डीसी होंगे, आप रेलवे में कौन होता है? ठीक है, तो आप ऑफिस होल्डर होंगे। अगर आप एफिशिएंटली काम करेंगे तो स्टेट राइज करेगी, क्योंकि 11 ग्रुप डोमेस्टिकली डील करते हैं, एक ग्रुप फॉरेन सर्विस एक्सटर्नली डील करते हैं। कि जो फॉरेन सर्विस में जाएंगे दे विल एक्ट एज कस्टोडियन ऑफ आवर नेशनल इंटरेस्ट इन फॉरेन कैपिटल्स। वो बताएंगे पाकिस्तान का इंटरेस्ट, वो प्रोटेक्ट करेंगे, वहां पे वर्बली लड़ेंगे लोगों के साथ कि ये ठीक है, तो वो फॉरेन पॉलिसी को एक्सरसाइज करेंगे, वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोजेक्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर वो सही से काम करेंगे तो पाकिस्तान विल राइज या एनी स्टेट वुड राइज। और डोमेस्टिकली जो 11 ग्रुप है, लाइक इन केस ऑफ पाकिस्तान, अगर आप अच्छे से काम करेंगे, ऐसे ऐसे चीजें नहीं चलेंगी, ऐसे वर्टिकल चीजें चलेंगी, फाइल को पहिए नहीं लगवाएंगे, बोलने जी फिर रॉकेट लगवाएंगे। तो अगर आप अच्छा काम करेंगे स्टेट वुड गो अप
और आप ही के दूसरे साथी जो फॉरेन सर्विस में वो डिप्लोमेट होंगे, वो अच्छे से काम करेंगे तो फॉरेन कैपिटल्स में भी हमारी गुडविल बढ़ेगी एंड वी विल बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन और पार्ट ऑफ प्रॉब्लम इन फॉरेन कैपिटल्स। ठीक, तो ये हैं जी एलिमेंट्स ऑफ पावर जनरली। अब हम वापस चलते हैं नेशनल पावर, क्योंकि 2016 या 17 में क्वेश्चन आया कि डिफाइन नेशनल पावर एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। ये मैट्रिक लेवल का सब्जेक्ट है। अब नेशनल पावर क्या है? नेशनल पावर इज द होल सम ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ एनी स्टेट दैट इट यूजेस टू अचीव द नेशनल इंटरेस्ट। अब वो होल सम क्या है? मिलिट्री कैपेबिलिटी है, उसका इंटरनेशनल क्लाउड है। लाइक यूएस के केस में अगर हम कहें कि यूएस से अपनी इंटरनेशनल स्टैंडिंग को यूज करके ईरान को नीचे ले आए, ठीक, मिलिट्री पावर से ईरान इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, इंटरनेशनल स्टैंडिंग, ठीक, सॉफ्ट पावर। यानी अगर हम कहें कि यूएसए इज अ सुपर पावर, व्हाई यूएसए इज अ सुपर पावर, हम अभी देख लेते हैं, अभी क्लियर कर लेते हैं, कोई इसमें क्लेम नहीं है। इस क्लेम को हम देखते हैं कि हाउ दिस क्लेम इज बैक्ड बाय एम्पिरिकल एविडेंस। दुनिया की टॉप मिलिट्री कौन सी? यूएसए। रिसेंटली इमरान खान साहब ने भी कहा कि यूएसए इज द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री मशीन द वर्ल्ड हैज एवर सीन। इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, सबसे बड़ी इकोनॉमी कितने ट्रिलियन की है? 21 की है, 14 की तो चाइना की होगी। ज्योग्राफी हमने कहा कि यूएसए हैज बीन एंडाउड विद वेरी वेरी गुड ज्योग्राफी। वीक नेबर्स, फिश दोनों तरफ। पॉपुलेशन एंड मैन पावर, उनके पास रिसोर्सेज हैं जो बेहतरीन हद तक प्रोपोर्शनल, इवन उनको बाहर से वर्कफोर्स मंगवाना पड़ता है। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल आउटपुट, इंडस्ट्रियल आप अंदाजा कर लें, क्योंकि सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री भी होगी। एग्रीकल्चरल आउटपुट में कैलिफोर्निया इज द 6th लार्जेस्ट स्टेट, हालांकि वो एक सूबा है, एक तरह से कह सकते हैं, 6th लार्जेस्ट स्टेट व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चरल आउटपुट। California not only cater the needs of American people but also exports. क्यों? क्योंकि इन्होंने सारी चीजें जो है टेक्नोलॉजी पे ले गई। हमारे यहाँ जो काम 100 बंदे करते हैं, वहां पे एक मशीन 1 घंटे में करके वो फारिग कर देती है। ठीक, तो किस तरह से ह्यूमन फैक्टर इन्होंने खत्म करके हर चीज को मशीनरी पे ले गए और आउटपुट इन्होंने बढ़ाया। रिसर्च की, हाइब्रिड सीड्स आए और पर एकड़ यील्ड बढ़ी। नेशनल रिसोर्सेज, ये दुनिया के सारे पैदा पता नहीं कहां पे होते होंगे, लेकिन दे आर इनडायरेक्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। आपने देखा नोबेल प्राइज मिलता है हर साल, कितने लोगों को एवरेज? 10 से 12 एवरेज, 5 से 6 अमेरिकन। तो ग्लोबल नॉलेज प्रोडक्शन में यूएस का शेयर आधा है। They rightly deserve to be the superpower. ठीक, अब इनमें देख लें, डेमोक्रेसी कहां से आई? यूरोप से आई, लेकिन आज की डेमोक्रेसी यूएस। और इकोनॉमिक सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह वगैरह। साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल बेस ऑफ एजुकेशन, MIT, येल, मैरीलैंड, वर्जीनिया, डेलावेयर, आईवी, नहीं, जॉर्जटाउन एटसेट्रा। अच्छा जी, फिर आप इन्वेंशन वगैरह देख सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड वगैरह, नेशनल मोरल, नेशनल फैक्टर। नेशनल मोरल, अगर आप उस सोसाइटी में रहें, बड़े रिच, दे आर वेरी ट्रूथफुल टू ईच अदर, नॉट टू अस। ये उनका राइट, ये उनका राइट है कि आपस में ट्रूथफुल रहें, लेकिन हमें मार के रखें, बजा के रखें कि हमें ठीक ठाक फैंटा। तो दिस इज व्हाई लीडरशिप की अगर हम बात करें, वो कि अभी लीडरशिप बहुत बुरी है फ्रैंकली। वहां पे जिससे भी बात होती थी कि जो ट्रम्प रप्चर्स कर रहा है अमेरिकन सोशल फैब्रिक में, ये वैल्यू सिस्टम में, उन्होंने कहा सिस्टम इज वेरी रिजिलिएंट, वी विल इजीली बी एबल टू रिपेयर एवरीथिंग वंस द ट्रम्प इज ऑफ द सीन।
तो लीडरशिप फिर कोई ना कोई बेहतर आ जाएगी। इंटरनेशनल स्टैंडिंग ऑफ कोर्स दे आर सुपर पावर, नेटो वीटो जो भी है। इंटरनल कोहेजन, हालांकि वहाँ पे आइडेंटिटी दो किस्म की, लेकिन पहली आइडेंटिटी उनकी अमेरिकन, फिर उसके बाद के जी आप फलानी स्टेट से हैं, फलानी से हैं, आइडेंटिटियां हैं। ऑफ कोर्स ब्यूरोक्रेटिक एंड डिप्लोमेटिक एफिशिएंसी, आप सिर्फ उनके डिप्लोमेट्स की प्रोफाइल कभी देख लें, 3-3 4-4 किताबें होती हैं उनके क्रेडिट, ठीक है जी, एक लंबी ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है, और फिर वो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं, जो मैंने आपको बताया था, दुनिया में 2 टाइप्स, लो और हाई। आप हाई पॉलिटिक्स में देखेंगे उनके जो एम्बेसडर्स होते हैं वो मिलिट्री बैकग्राउंड के होते हैं, और इधर जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के होते हैं, यानी उनको पता है कि उन्होंने कौन सी चीज कहाँ रखनी है। मैरिटोक्रेसी, रुथलेस किस्म की मैरिटोक्रेसी। फिर इंटरनल कोहेजन का मैंने कहा, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, ये सारे एलिमेंट्स ऑफ पावर जो है दे मेक यूएसए दी सुपर पावर। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि अमेरिका के पास चूंकि इतने एलिमेंट्स ऑफ पावर हैं, इसलिए अमेरिका का कोई काम नहीं रुकता। तो अमेरिका की नेशनल पावर जो है वो किसी ना किसी तरह से अपना काम करवा ही लेती है। तो जो कंट्रीज वीक हैं, जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, उनका कोई काम होता नहीं। ठीक है, इसको आप एनविजन करके देखो। इवन इंडिविजुअली जो इंडिविजुअल पावरफुल होता है पॉलिटिकली इकोनॉमिकली, उसका पाकिस्तान जैसे सिस्टम में कोई काम नहीं रुकता, जो वीक होता है उसका नहीं होता। एग्जैक्टली इंटरनेशनली भी यही। ठीक है, क्वेश्चन एंड पूछने वाला लेक्चर यहाँ पे खत्म हो गया।